नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो फिलहाल आज तारीख है 5 जून और आज के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं यहां पर आ गया हूं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन में उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगर आप शब्द पर गौर करें तो यहां पर लिखा हुआ है हाई कमिश्नर। यहां पे एम्बेसडर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि यहां पर जो देश है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके, या जिसे आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं। फिलहाल जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि पहले आप पढ़ेंगे डिटेल सेक्शन, फिर हम करेंगे वन लाइनर और फिर हम जाएंगे क्विज पर, ताकि आपका जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और ज्यादा समय तक आपको याद बना रहे। अगर आप पीडीएफ से पढ़ने के शौकीन हैं तो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर नीचे मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और पहले इसी न्यूज की तरफ चलते हैं। यहां पर बात करते हैं किसी भी देश में राजदूत का क्या मतलब होता है, या एम्बेसडर का क्या मतलब होता है, या हाई कमिश्नर का क्या मतलब होता है। बेसिकली हाई कमिश्नर और एम्बेसडर केवल शाब्दिक अर्थ है, जबकि इन दोनों में अगर आप पद के रूप में देखें या गरिमा के रूप में देखें तो कोई खास फर्क नहीं होता। हाई कमिश्नर उन देशों में होता है जहां पर कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, जैसे जहां पर कहीं पर कभी भी अंग्रेजों ने शासन किया हुआ है, तो उन देशों में जो भी राजदूत के रूप में नियुक्त होते हैं उन्हें उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कहा जाता है। जबकि राजदूत की अगर हम बात करें तो इसके अलावा विश्व के सभी देशों के जो भी दूत होते हैं, या जैसे मान लीजिए अमेरिका में तरनजीत सिंह सिंधु हैं जो कि भारत के राजदूत हैं वहां पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका और भारत के जितने भी संबंध हैं उनको मैत्रीपूर्ण बनाए रखने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वर्तमान समय में तरनजीत सिंह सिंधु के पास है। साथ में वहां किसी भारतीय को अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है अमेरिका सरकार से या अमेरिकी राजनयिकों से, तो वो जाकर तरनजीत सिंह सिंधु से बात कर सकते हैं और वहां पर तरनजीत सिंह सिंधु की उनकी मदद करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी राजदूत होते हैं वो किसी दूसरे देश में अपने देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है और वहां पर उसके राजनयिक हितों को ध्यान रखना भी उसी की जिम्मेदारी होती है। तो हाल फिलहाल यहां पर 4 नए अपॉइंटमेंट हुए हैं राजदूतों के तौर पर और राजनयिकों के रूप में, उनके बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उनका पूरा नाम है गायत्री ईश्वर कुमार। इनको हाल ही में ब्रिटेन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, राजनयिक नियुक्त किया गया है या उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह रुचि घनश्याम की जगह लेंगी जो अभी तक वहां पर काम कर रही थी। पपुआ न्यू गिनी, सुशील कुमार सिंघल को स्वतंत्र पपुआ न्यू गिनी में भारत का अगला राजनयिक नियुक्त किया गया है। फिनलैंड, वरिष्ठ राजनयिक रवीश कुमार को फिनलैंड का अगला राजनयिक नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रहे हैं। इसके अलावा कुवैत में सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। तो अब याद करते हैं थोड़ा सा। गायत्री ईश्वर कुमार ब्रिटेन, सुशील कुमार सिंघल पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वो है पोर्ट मोरसीबी। किना, पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा किना है, KINA। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, किना। उसके बाद फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, वरिष्ठ राजनयिक रवीश कुमार वहां पे राजदूत बनाए गए हैं। जबकि कुवैत की राजधानी जो है वो आपकी कुवैत सिटी है और मुद्रा चलती है यहां पर दिनार। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट है जो पिछले 6 महीनों के दौरान अलग अलग देशों में राजनयिकों के तौर पर या राजदूतों के तौर पर हुए हैं। इनमें सबसे पहले आता है बहरीन। पिछले महीने यह अपॉइंटमेंट हुई है। बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन का राजदूत बनाया गया है, भारत का राजदूत बनाया गया है। कतर में दीपक मित्तल को, यहाँ पे MIS साइलेंट कर दीजिएगा, यहाँ एस प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, दीपक मित्तल सही नाम है। श्रीलंका में गोपाल बागले, नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा, कनाडा में अजय बिशारिया पहले पाकिस्तान में उच्चायुक्त थे। यूएसए में तरनजीत सिंह सिंधु ने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं जो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वो यूएसए में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। टर्की, संजय कुमार पांडा, फ्रांस में जावेद अशरफ और नाइजर में श्री प्रेम कुमार नायर। ये सारे के सारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हैं जो राजदूत के तौर पर किए गए हैं और हमको इन सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं और अगली जानकारी है कि कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया है। केंद्र सरकार ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के समारोह पर, उद्घाटन समारोह पर, यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
के नाम पर बंदरगाह को रखने का नाम प्रस्तुत किया था, तो कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। एक्चुअल में इसके पीछे चुनावी एजेंडा है। अगर आप सभी को पता हो कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को यानी कि बीजेपी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा बहुमत मिला था। उसके बाद विधानसभा में भी वो उसी चीज को दोहराने की तैयारी में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार है वो काफी मजबूत पोजीशन पे है। तो ऐसे में भाजपा वहां पर अपनी जड़ें तलाशने की कोशिश कर रही है। यहां पर उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी याद आ गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ही भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों का प्रवर्तक मानते हैं। ऐसे में उनके नाम पर इस पत्तन का नाम रखना ये इंगित करता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में भी अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कोशिश में कार्यरत है। तो कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है जो कि आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 23 जून 1953 को हुई थी। और सबसे पहले धारा 370 को हटाने की मांग करने वाले लोगों में से इनका नाम शामिल है। इनका पूरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। इनकी पत्नी का नाम सुधा देवी और शिक्षा इनकी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है आपके राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त जी को अभी हाल ही में कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। ये मनोज मिश्रा की जगह लेने वाले हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड सरकार के स्वामित्व वाली एक मिनी रत्न कंपनी है जो रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है। एनएफएल में शामिल होने से पहले वह गेल लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक थे। उन्होंने 1995 में गेल में शामिल होने से पहले ओएनजीसी के लिए भी 10 साल तक कार्य किया है। तो कई बड़ी बड़ी पीएसयू में ये कार्य कर चुके हैं। तो वीरेंद्र नाथ दत्त एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं और प्रेसिडेंट भी। अगली जानकारी है एक और अपॉइंटमेंट से। ये अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे की गई है ट्विटर के जरिए। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अमित कोनेस्टानी के स्थान लेंगे। पिचेट 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए और 2018 के अंत एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। इससे पहले उन्होंने 2008 से 2015 तक गूगल के सीएफओ के रूप में कार्य किया है। वह ट्विटर के इतिहास का पहला मौका होगा जब कोई बाहरी व्यक्ति बोर्ड की अध्यक्षता करने वाला है जो ट्विटर के संस्थापक में से नहीं है। तो फिलहाल नाम जरूर याद रखिएगा, पैट्रिक पिचेट ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष। ट्विटर की बात करें तो हम सभी जानते हैं ट्विटर एक मैसेजिंग ऐप है जिसके जरिए कई सारी सेलिब्रिटीज जो है अपने मैसेज को अपने फैंस तक पहुंचाते हैं। हाल फिलहाल इसकी जो स्थापना की थी वो जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नोहा ग्लास और बिज स्टोन नामक 4 दोस्तों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में की गई और ये विश्व की सबसे बड़ी वेबसाइट में से एक है। सीईओ वर्तमान समय में जैक डॉर्सी यानी कि आपके इसके संस्थापक जो थे वही इसके अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका पूरा मुख्यालय है और इसका स्टॉक मूल्य वर्तमान समय में $34.88 के करीब चल रहा है। तो अगर बात करें तो ट्विटर की स्थापना किसने की है, बस आपको इतना पता होना चाहिए और ये है जैक डॉर्सी। अगली जानकारी एक और अपॉइंटमेंट से। अगर आपको याद हो तो मैंने 1 या 2 दिन पहले आपको बताया था कि 2 जून 1895 को सीआईआई की स्थापना हुई थी। सीआईआई मतलब कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। इसका काम, आप ऑर्गेनाइजेशन की जगह इसे एसोसिएशन कह लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। ये इसका काम है कि भारत में जो व्यापार या उद्योग चलाने के लिए जो भी आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बनी रहे। साथ साथ भारत का जो उद्योग हो वो इस तरह से हो जो देश को आगे ले जा सके। ऐसा ना हो कि उसमें भ्रष्टता हो, सिर्फ और सिर्फ
पर्टिकुलर ऐसे प्रतिस्पर्धा हो जिसमें सिर्फ एक कंपनी का फायदा हो रहा हो। तो इस तरह से पूरा उद्योग का माहौल बनाए रखने के लिए ये कॉन्फेडरेशन जिम्मेदार है। हाल फिलहाल 2 जून को प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इसके 125वें स्थापना दिवस पर संबोधित किया था। फिलहाल 2 जून 1895 को इसकी स्थापना हुई थी, तब से लगातार ये भारत की प्रगति के लिए काम कर रहा है। और अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। उनकी सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष एमडी और विक्रम किर्लोस्कर की जगह की गई है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्र अब 2020-21 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, जबकि बजाज फिनसर्व लिमिटेड अध्यक्ष और एमडी संजीव बजाज ने सीआईआई के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। यानी कि अब जो होगा, कोटक महिंद्रा एमडी और सीईओ उदय कोटक 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, जबकि टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ और एमडी टीवी से एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन अब 2020-21 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार हैं। 2000 यहाँ पे 21-22 कर लीजिए, 2021-22 के लिए, आगे आने वाले वर्षों के लिए ये उम्मीदवार रहेंगे। अगली जानकारी है बाफ्टा पुरस्कारों से जुड़ी हुई। एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन निर्माता कृष्णेंदु मजेमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। कौन है? कृष्णेंदु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सिप्पा हैरिस की जगह लेने वाले हैं, जो डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। मजूमदार ने इससे पहले लर्निंग एंड न्यू टैलेंट कमेटी के अध्यक्ष, टेलीविजन कमेटी के अध्यक्ष और 9 वर्षों तक ट्रस्टियों के प्रमुख समूह में व्यक्तिगत तौर पर काम किया है। वह 14 वर्षों से बाफ्टा से लगातार जुड़े हुए हैं और अब इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य संभालेंगे। बाफ्टा की बात करें तो कई सारे पुरस्कार हमारे दिमाग में आते हैं। इस बार बाफ्टा का जो बेस्ट फिल्म अवार्ड गया है वो 1917 को गया है, जबकि ऑस्कर का जो बेस्ट फिल्म अवार्ड गया है वो पैरासाइट को गया है। ये पहली नॉन इंग्लिश मूवी है जिसको ऑस्कर मिला इस बार। गोल्डन ग्लोब बेस्ट फिल्म अवार्ड इस बार 1917 को गया। फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म जो कि आपको भारत में दिया जाता है, ये गली बॉय को दिया गया है, जबकि 66वां नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो हेल्लारो नामक की फिल्म को, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 66वां जो अभी घोषित हुए थे, उनके लिए हेल्लारो को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो ये कुछ ऐसे अवार्ड हैं जो आपको जरूर हमेशा याद रखने चाहिए। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, व्योमकेश बख्शी का नाम आपने जरूर सुना होगा। व्योमकेश बख्शी एक हिट टीवी धारावाहिक था जो कि 90 के दशक में टेलीकास्ट हुआ था और रजनी का निर्देशन करने वाले महान फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता बसु चटर्जी का भी हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने अपने मध्य सिनेमा और छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्होंने 2 हिट टीवी धारावाहिक, जैसा कि मैंने नाम लिया, व्योमकेश बख्शी और रजनी के लिए भी निर्देशन का कार्य किया था। बसु चटर्जी ने हिंदी के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी काम किया था और उनकी कुछ जानी मानी कृतियों में खट्टा मीठा, हमसे प्यार, चितचोर और बातों बातों में और पिया का घर शामिल है। 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए उन्हें परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो अभी हाल ही में आपके बासु चटर्जी जी का निधन हो गया। वो पेशे से क्या थे या उनका जो प्रोफेशन था वो क्या था? वो प्रसिद्ध फिल्मकार थे और व्योमकेश बख्शी का निर्देशन भी उन्होंने किया था। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है किरण रिजिजू। इन्होंने हाल ही में कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं और इस प्रोग्राम के पीछे जो मेन मोटिव है वो ये कि जो भी स्कूल के बच्चे हैं, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनका पढ़ाई के साथ साथ खेल के प्रति भी उनका रुझान बढ़े। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल की शिक्षा भी दी जा सके ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें और फिटनेस में काम कर सकें। तो यह शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और सामुदायिक प्रशिक्षकों से संबंधित 25 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का नाम है कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके जरिए शारीरिक शिक्षा से संबंधित, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पीटी टीचर हुआ करते थे, खेल टीचर हुआ करते थे, तो उनको ट्रेनिंग देने जैसा एक प्रोग्राम है। ये 25 दिवस का प्रोग्राम है जो कि युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देना है। यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा और इसे देश भर के सभी विद्यालयों तक पहुंचाया जाएगा। खेल मंत्री के अनुसार यदि देश में खेल संस्कृति विकसित की जाती है तो विजेता स्वतः ही तैयार होने लगेंगे। और इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसके अलावा भारत में एक और प्रोग्राम चल रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट।
फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो भी खेल से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, क्योंकि उसको 29 अगस्त को शुरू किया गया था। 29 अगस्त को हम भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी की जयंती मनाई जाती है, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? 29 अगस्त को। तो उसी से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम है और इसका नाम है कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। 25 दिन का प्रोग्राम है। वंदे भारत मिशन आपने सुना होगा। वंदे भारत मिशन अभी कोविड-19 के दौरान 12 देशों में से लगभग 12 से 15 हजार लोगों को अपने देश वापस लाने के लिए एयर इंडिया की उड़ानें भरी गई थी। इसके अलावा समुद्र के जरिए भी उनको वापस लाया गया, तो उस अभियान का नाम समुद्र सेतु रखा गया था। एयर के जरिए जो लोग वापस आए उन्हें वंदे भारत मिशन कहा गया, लेकिन ऐसा था कि इस वंदे भारत मिशन के जरिए जो लोग वापस आए उन्हें पैसा देना था, साथ साथ उन्हें क्वारंटाइन होने का भी पैसा देना था, उन्हें अस्पताल में जाने का भी पैसा देना था। तो इस तरीके से वंदे भारत मिशन के जरिए जो भी लोग खाड़ी देशों में काम कर रहे थे, कामगार थे, वहां पे काम कर रहे थे, वो वापस भारत आए हैं। तो अब उनके लिए रोजगार की समस्या शुरू हो गई है। उनकी रोजगार की समस्या को हल करने के लिए भी भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है और इसका नाम रखा गया है स्वदेश। इसका फुल फॉर्म होगा स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इस पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस वेबसाइट, ये नीचे एक वेबसाइट दी गई है, इसका www.nsdcindia.org/स्वदेश। आप इस पर जाएंगे और अगर आप विदेश से लौट के आए हैं तो इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी स्किल के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए कि किस तरह का काम आप वहां पे करते रहे हो, किस तरह के काम का आपको अनुभव है, वो सारी जानकारी आप यहां पर डालोगे तो फिर उसके बाद आपका एक स्किल कार्ड डेवलप हो जाएगा। उस स्किल कार्ड के जरिए आपका जो भी भारत के अंदर प्लेसमेंट प्रोग्राम होंगे उन सभी में वो आपका डेटा दिखाई देने लगेगा और वहां से आपको रोजगार मिलने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने का प्रयास है, जो कि प्रधानमंत्री वंदे भारत मिशन के जरिए यहां भारत में वापस लाए गए हैं। अगली जानकारी है, अगर आप जम्मू और कश्मीर के लद्दाख के विद्यार्थी हैं और आप पीओके में किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने आपको ऐसा ना करने की सलाह दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा है कि पीओके में जो भी विद्यालय हैं या जो भी विश्वविद्यालय हैं उनकी मान्यता भारत में नहीं है। न्यूज में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वो गुलाम कश्मीर के शिक्षण और तकनीकी संस्थानों में दाखिला ना ले, कारण ये संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने यह सलाह दी है। AICTE ने नोटिस जारी कर कहा है कि गुलाम कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वहां पर शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों व तकनीकी संस्थानों को केंद्र सरकार ने स्थापित नहीं किया है। ये संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, AICTE और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे गुलाम कश्मीर के अलावा गिलगित या बाल्टिस्तान सहित पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट या अन्य संस्थानों में दाखिला ना लें। तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सलाह दी और साथ साथ AICTE ने भी ये सलाह दी है कि अगर आप गुलाम कश्मीर के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहां पर एडमिशन ना लें, क्योंकि उसके बाद आप जो भी कोर्स करके आओगे उसकी भारत में वैलिडिटी बिल्कुल नील होगी, कोई भी मान्यता उसको प्राप्त नहीं होगी। अगली जानकारी है, रोहित शर्मा ने IIFL फाइनेंस के साथ अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर की है। सीमित ओवरों के प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान होने के अलावा रोहित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी रखते हैं। वह एक दिवसीय मैचों में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं और इंडियन प्रीमियर लीग के 4 बार विजेता के कप्तान भी रहे हैं। तो सबसे सफल बल्लेबाजों में अगर देखा जाए तो आजकल रोहित शर्मा का नाम आता है और ऐसे में उन्हें IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर जो आपको जरूर पता होने चाहिए, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन को बनाया गया। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया है। सिक्किम गवर्नमेंट ने AR रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जबकि UNEP गुडविल ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा, इनका कार्यकाल दोबारा से बढ़ाया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के तहत। और अभी एक कैंपेन चला था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कि आई एम बैडमिंटन कैंपेन शुरू किया था उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने PV सिंधु को भी एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ख्याति दी थी, यानी उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ताकि खेल को जो है वो किसी तरीके से भ्रष्टाचार और डोपिंग से मुक्त रखा जा सके। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं आज के वन लाइनर पर। यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है गायत्री आई कुमार, यानी गायत्री ईश्वर कुमार।
किस राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो ये डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तमिलनाडु एक ऐसा पहला राज्य बन गया है कि अगर आप सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं तो वहां पर आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का पंजीयन कराना जरूरी होगा। ये तमिलनाडु सरकार की योजना है। भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए ये योजना उन्होंने शुरू की है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों को कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वदेश। हाल ही में महान फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता बासु चटर्जी का निधन हो गया। उन्होंने हिट टीवी धारावाहिक व्योमकेश बख्शी का निर्देशन किया था। किसको ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? वो है कृष्णेंदु मजूमदार। और किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो है उदय कोटक। विक्रम किर्लोस्कर की जगह ली है उन्होंने। कैबिनेट ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के एमडी के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो वो है वीरेंद्र नाथ दत्त। मनोज मिश्रा का स्थान लिया है। किसको ट्विटर ने अपना अगला बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो है पैट्रिक पिचेट। और किसने IIFL फाइनेंस के साथ अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर कर दिए हैं? यानी कि रोहित शर्मा। अब बारी है आज के क्विज की। किसने IIFL फाइनेंस के साथ अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है रोहित शर्मा। कैबिनेट ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो है वीरेंद्र नाथ दत्त। यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले राजदूत उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है गायत्री ईश्वर कुमार। किस राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो वो है तमिलनाडु सरकार। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो वो है स्वदेश। ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन से स्किल्स जो है वो उनके पास है, ताकि उनको अच्छी जगह जहां पे भी उनको रोजगार परक जरूरतें महसूस हो तो वहां पे उनको अपॉइंट किया जा सके। तो हाल ही में महान फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता बासु चटर्जी का निधन हो गया, जिन्होंने व्योमकेश बख्शी नामक प्रसिद्ध धारावाहिक का निर्देशन किया था। किसको ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है कृष्णेंदु मजूमदार। किसे 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? उनका नाम है उदय कोटक। किसको ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उनका नाम है पैट्रिक पिचेट। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।